सीए फाउंडेशन का सेकंड सब्जेक्ट जो है बिजनेस लॉ है। एंड बिजनेस लॉ को शुरू करने से पहले हम पहले तो कुछ तो जान लेते हैं लॉ के बारे में, क्योंकि एज यूजुअल हमें हमेशा अपने रूट से चलना है सो दैट कि हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं उतना अच्छा इंफॉर्मेशन लेके आगे बढ़े। तो ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि लॉ का जो हमसे रिश्ता है ना वो बहुत ही पुराना है, जैसे अकाउंट्स का है। लेकिन क्या होता था, जैसे पुराने जमाने में अगर आप चले जाओ, जब राजा लोग रूल करते थे तो वो भी अपनी प्रजा पे लॉ इम्पोज करते थे कि आप चोरी नहीं कर सकते हो, आप किसी को मार नहीं सकते हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते हो। वाई ये सारी चीजें क्यों होती थी? क्योंकि किसी के साथ अनफेयर ना हो, सब कोई इस कंट्री में फेयर के साथ रहे, सब कोई खुश रहे, पीस को मेंटेन करने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए पर्सन्स की ये सारे लॉज बनाए जाते थे। और ये लॉज सिर्फ एक पर्सन या दो पर्सन ने आज उठ के बोल दिया कि ये लॉ हो जाना चाहिए, तो ये लॉ ऐसा लॉ नहीं होता है। यहाँ पे लोग बड़े बड़े पहले के जमाने में जब होते थे तो राजा लोग बैठ के अपनी जो भी उनका जो पार्लियामेंट होता था, उनकी जो सभा होती थी, वो जितने भी बड़े बड़े लोग होते थे उन लोग सबको डिसाइड करता था। देन फिर उसके बाद सब अपने अपने सजेशंस देते थे, देन वो इम्पोज होता था। सबको जब राजी हो जाता था तो ही वो इम्पोज होता था पब्लिक पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको अगर हम पढ़ते हैं तो वो 1872 का एक्ट है। अब 1872 का एक्ट है तो बट ऑब्वियस ही बात है, ये हमारे माइंड में आता है कि हमारा जो देश था उस टाइम तो आजाद ही नहीं हुआ था, उस टाइम तो अंग्रेज हमारे पे रूल करते थे। और जब रूल करते थे तो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अंग्रेजों ने बनाया हुआ एक्ट है और वो आज भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब ये एक्ट कैसे बनता है, ये लॉ कैसे होता है? देखो लॉ तो समझ में आ गया कि क्यों हम लोग लॉ बनाते हैं। वैसे ही ये लॉ क्यों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना? देखो सी हुआ क्या कि जब ई कॉमर्स या फिर बिजनेस अकाउंट्स का, जैसे मैंने आपको बताया था कि दूसरी कंट्री से दूसरी कंट्री में जब बिजनेस होने लगा, व्यापार होने लगा, तो अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आप इतने सामान दो, एक साल में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, या फिर आप इतने पेमेंट करो, मैं आपको सामान देता हूँ। तो ये सारी चीजें जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगी एक दूसरे में, तो पहले कोई लॉ नहीं था। तो लॉ नहीं था तो क्या होता, जब कहीं कोई चीज बताया ही नहीं गया कि क्या सही है और क्या गलत है, तो लोग तो गलती करेंगे, ये फ्रॉड करेंगे। अब क्या हुआ कि सामान जो होता है वो उस कंट्री ने तो भेज दिया दूसरी कंट्री में, बट उसने पेमेंट नहीं किया। बोला भाई तू जा, तुझे जो करना है तू कर ले, मैं तेरे को तो पेमेंट देने वाला नहीं। तो अब वहां क्या हुआ कि उसका तो सामान भी चला गया एंड उसको पैसे भी नहीं मिले बेचारा। अब उसके साथ तो गलत हुआ, अनफेयर हुआ ना। तो इसीलिए फेयर को रखने के लिए, लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए अब ऐसे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, कैसे बना? इसको जो होता है ये रूल होते हैं कि जो भी फ्रॉड करेगा, जो भी चीजें जो भी गलत करेगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने किसी दूसरी कंट्री को, आपका बिजनेस है और आप जैसे साड़ियों का बिजनेस है आपका, तो आपने दूसरी कंट्री ने आपको ऑर्डर दिया कि मुझे अराउंड 1000 पीसेस साड़ी चाहिए सिल्क की। तो आपने क्या किया, बोला कि आपने क्या किया, आपने उसे दूसरी कंट्री में भेज दिया। अब जब दूसरी कंट्री में भेजा तो उसने बोला कि मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगा। अब आप भूल जाओ सामान भी, अब तो आप टिकट काट के उस कंट्री में तो जाओगे नहीं, तब जितना आप पैसा लगाओगे उतने में तो फिर आप नई साड़ी खरीद लोगे। तो ये तो आपके साथ गलत हुआ ना। तो अब इस फ्रॉड को रोकने के लिए क्या हुआ, एक रूल बुक बनाई गई। एंड वो रूल बुक क्या थी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे बिजनेस या व्यापार में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, वो
उसको पूरा करेंगे। अगर कोई भी ब्रीच करता है या फिर कोई तोड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने पैसे नहीं दिए आपको, तो यहाँ पे उसने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, ब्रेक किया, तो उसको प्रॉब्लम होगी, उसको पनिश किया जाएगा। या फिर उस जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी फ्रॉड करने से कितनी सारी वो कितना पनिशमेंट उसको मिलेगा, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो आप अभी बेसिकली इतना समझ लो कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। और अब आगे बढ़ते कि ये जो रूल बुक है वो पार्लियामेंट में पास होती है। अब ये दिमाग में आएगा कि हम तो उस टाइम अंग्रेज के टाइम में थे और हम तो गुलाम थे अंग्रेज के, तो पार्लियामेंट किसका था? तो वो इंडियन पार्लियामेंट था, जो कि अंग्रेज लोग रूल करते थे, वो अंग्रेज के ही टाइम में था। तो वहां पे वो रूल बुक पास हुई एंड फिर वो लॉन्च होके आ गई द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और फिर उसके बाद वो रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ब्रीच करता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। इतना आपको समझ में, होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ क्यों बना, इससे हमारा रिलेशन क्या है और ये कितना पुराना है। होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब 1872 में ये एक्ट बना। सबसे नंबर 1 चीज जो होती है वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम समझते हैं। देखो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचर्स ऑफ अकाउंट। और नेचर्स ऑफ अकाउंट को सबसे पहले समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है, कि एक पार्टी ने ऑफर दिया एंड दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्टेंस दी, तो उसको बोलते हैं हम लोग अग्रीमेंट। क्या हो जाता है वो जहां पे ऑफर मिलता है एंड फिर उसके बाद जहां पे एक्सेप्टेंस उसको मिल जाती है, तो वो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक वाइफ है अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप मेरे को शाम जब ऑफिस से लौटते हुए शाम में आप मेरे लिए एक डायमंड का नेकलेस ले आना, तो वहां पे जो उसका हस्बैंड था उसने बोला ओके। तो ओके जब बोला तो ऑफर दिया किसने, वाइफ ने, और एक्सेप्टेंस किसने दी, उसके हस्बैंड ने, ओके बोल के। तो ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो दोनों मिल गए तो क्या बन गया, अग्रीमेंट बन गया। दोनों हस्बैंड वाइफ में अग्रीमेंट हो गई। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपका फ्रेंड बोला यार आज तो कोई घर पे है नहीं, चल मस्ती करते हैं एंड पिज्जा पार्टी करते हैं। तो आपके फ्रेंड ने क्या किया, ऑफर दिया एंड आपने क्या किया, ओके यार चल मैं आ जाता हूँ शाम को। तो आपने उसको ओके यार बोल के क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दी। तो आपका जो आपके फ्रेंड ने ऑफर दिया और आपने उसको एक्सेप्टेंस दी, वो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाती है। आप दोनों के बीच में अग्रीमेंट बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आपको मैं सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। तो मैंने क्या बोला, आपको क्या दिया, ऑफर दिया एंड आपने उसको बोला ठीक है मैम मैं आपसे ही क्लास लूंगा, अब तो मैं आपसे ही क्लास लूंगी, अब मैं आपसे ही पढ़ूंगी। तो आपने क्या कहा, आपने ओके करके ऑफर जो था मैंने जो दिया था उसको एक्सेप्टेंस दी। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हो गया। अब आते हैं बारी, अब मेरे पास एक मर्सिडीज कार है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि बेटा जी मैं अपनी मर्सिडीज कार सिर्फ 2 लाख रुपए में आपको बेच रही हूँ, आपको चाहिए क्या।
तो आपने बोला यस मैम, मैं आपका कार 2 लाख रुपए में मर्सिडीज कार मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, ऑफर दिया, और आपने क्या लिया, आपने उसको क्या दिया, एक्सेप्टेंस दी उस ऑफर को। तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया, अग्रीमेंट हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम पहले वाली एग्जाम्पल पे जाते हैं, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, उसका नेचर देखना है बेटा कि उसका नेचर क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस अग्रीमेंट का। देखो कॉन्ट्रैक्ट का सबसे नंबर 1 रूल होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, देयर इज एन अग्रीमेंट, देन इट विल बिकम एन अग्रीमेंट। एंड फिर उसके बाद दूसरी तरफ कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन कैसे होगा, अब एग्जाम्पल ले लो आप। मैंने पहले एग्जाम्पल में क्या दिया था, एक हस्बैंड वाइफ ने एक अग्रीमेंट किया दैट कि वो शाम को डायमंड का नेकलेस लेके आएगा। तो अब क्या हुआ, अब उसने तो उसको ब्रीच कर दिया, शाम को वो भूल गया, कि बोला कि मैं तो भूल गया, मैं तो लेके नहीं आया। तो आप क्या बोलोगे कि मैम आपने तो सिखाया था कि लॉ होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है, उन दोनों के बीच में तो अग्रीमेंट हुआ, अब वो ब्रीच कर दिया, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो ऐसा नहीं है। देखो सबसे पहली चीज जो होती है वो समझना ये है कि वो किस टाइप की अग्रीमेंट है। तो यहाँ जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो अग्रीमेंट हुई है वो हुआ है डोमेस्टिक अग्रीमेंट। ये घरेलू अग्रीमेंट है जो कि वो इन्फोर्स नहीं कर सकते हो आप कोर्ट ऑफ लॉ में। अब क्या जाके बोलोगे, जज साहब इसने मेरे को नेकलेस बोला था शाम को देने के लिए और ये दिया नहीं, इसको पनिश करो। ऐसा नहीं होगा। और ये क्यों, क्योंकि ये डोमेस्टिक टाइप का अग्रीमेंट है। यहाँ पे हस्बैंड दे रहा है बट वाइफ रिटर्न में कुछ भी नहीं दे रही है। देखो कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो जो भी आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ है वो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है आपको या नहीं दे रहा है। और सबसे नंबर 1 पे रूल तो ये है कि ऑफर एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। एंड सेकंड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन वो होती है जो कि हमें समथिंग इन रिटर्न। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मर्सिडीज कार आपको बोला कि मैंने ऑफर दिया कि मैं आपको बेच रही हूँ 2 लाख रुपीज में। तो यहाँ पे मैं अपनी कार आपको दे रही हूँ और आप क्या दे रहे हो बदले में, मुझे 2 लाख रुपीज दे रहे हो। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में क्या हुआ, अग्रीमेंट हो गया। अगर मैं वो अग्रीमेंट ब्रीच करती हूँ या फिर तोड़ती हूँ, मैंने आपसे पैसे ले लिया, मैंने बोला जा भाई मैं तो तुझे दे ही नहीं रही अपनी कार, जो तुझे करना है जा कर ले। तो आप क्या करोगे, वहां पे आप जाओगे बोले अच्छा मैम मुझे बेवकूफ बनाते हो आप, अभी रुको मैं आपको बताता हूँ। तो आप गए कोर्ट में, आपने मुझे चैलेंज कर दिया कि मैम जज साहब मैम ने मेरे 2 लाख रुपए लिए और मुझे बदले में कार भी नहीं दिया। ये देखो हमारे बीच में ऑफर हुआ था, मैम ने ऑफर दिया था और मैंने एक्सेप्टेंस भी दिया था और रिटर्न में मैं उनको 2 लाख रुपीज भी दे रहा था, बट फिर भी इन्होंने ब्रीच किया। अब इनको पनिश करो जज साहब। तो यहाँ पे जो जज साहब है वो मुझे पनिश करेंगे, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पे क्या मिल रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है हमारे और आपके बीच में। तो ऐसे ही जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो फ्रेंड था, ओके, वो जो आपका फ्रेंड था पिज्जा पार्टी के लिए आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस दिया। तो अगर उसने बोला भाई मैं ना शाम को पार्टी नहीं दे रहा, अब तू अपने घर पे रह, तो आप कोर्ट में जाके बोलोगे देखो जज साहब उसने ऑफर भी दिया और एक्सेप्टेंस भी दी और फिर भी उसने ब्रीच कर दिया। तो आप उस कोर्ट में क्या बोलेंगे, जज साहब बेटा जी सबसे पहले तो बात ये कि आप कंसिडरेशन में कुछ उसको दे नहीं रहे थे, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, और आप रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं दे रहे थे। तो ये किस टाइप का अग्रीमेंट हुआ, सोशल टाइप के अग्रीमेंट हुए। ऐसे ही जो अग्रीमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले पहचानने के लिए सबसे पहले नंबर 1 पे मैंने क्या बताया, ऑफर और एक्सेप्टेंस। एक तरफ एक पार्टी जो है वो ऑफर देगी एंड दूसरी पार्टी जो है
उसको एक्सेप्टेंस देगी। तो दोनों अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। अग्रीमेंट बहुत ही वाइड होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट नैरो होता है। अग्रीमेंट किसी भी टाइप के अग्रीमेंट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशल या और डोमेस्टिक, ठीक है। ये सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं ये अग्रीमेंट तो है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट। लेकिन जहां पे हमें कंसिडरेशन मिलता है, जहां पे हम बिजनेस की बात करते हैं या फिर जहां पे हम समथिंग हमें रिटर्न में मिलता है या फिर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलती है उस चीजों से, तो वो जो अग्रीमेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नंबर 1 ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, सेकेंड इज अ कंसिडरेशन एंड तीसरा क्या होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट मिल जाए एंड चौथा इज इन्फोर्स हो सके कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है। उसको बहुत जरूरी है कि कोर्ट ऑफ लॉ में उसको इन्फोर्स कर सके, हम चैलेंज कर सके कि जज साहब के सामने कि देखो जज साहब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था और हम दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुई थी और इसने ब्रीच किया था, अब इसे पनिश करो क्योंकि इसने तोड़ा है कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट के बेटा कॉन्ट्रैक्ट को पहचानने के लिए ये 4 चीजें आपको बहुत जरूरी है और ये अपने आप नोटबुक में लिख लो कि ये क्या होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे समझें, अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे दैट डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके बुक में इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, आप एक स्टार मार्क लगा लो यहाँ पे। एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो बेटर है कि आप साथ ही साथ चलते हैं इसे पढ़ते हुए, तो आप इसको लिख लो। देखो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो नेचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एंड चैप्टर है नेचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉपिक है इंसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे नंबर 1 पे आता है इंसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, दैट इज 2 पार्टीज, 2 पार्टी का होना बहुत ही जरूरी होता है। एक जो पार्टी होती है वो ऑफर देगी एंड दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्टेंस देगा, तो ही वो जाके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और वो ऑफर और एक्सेप्टेंस एक आर्टिफिशियल पर्सन भी दे सकता है एंड कोई भी नेचुरल पर्सन भी दे सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है एंड वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे ही दूसरा टॉपिक आता है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। देखो जहाँ पे मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया था, जहाँ पे एक वाइफ थी अपने हस्बैंड को बोलती है कि प्लीज आप मेरे लिए नेकलेस लेते आना, वहां पे उन दोनों के बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस तो हुआ, बट वहां पे उसका जो नेचर था, अग्रीमेंट का नेचर कैसा था, डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट था। तो वहां पे कोई लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं हो रही है। जहाँ पे मैंने मर्सिडीज का आपको एग्जांपल दिया था, वहां पे हम दोनों के बीच में वहां पे अग्रीमेंट हो रहा था और वो कैसा अग्रीमेंट था, लीगल ऑब्लिगेशंस हम लोग क्रिएट कर रहे थे एंड वो चैलेंज कर सकते थे कोर्ट ऑफ लॉ में। सो पार्टीज जो होती है वो मस्ट है कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट दे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सेबल हो कोर्ट ऑफ लॉ में। एंड तीसरा जो टॉपिक आता है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है देखो ओरली भी होता है एंड रिटन में भी होता है। रिटन में मोस्ट ऑफ द टाइम रिटन में ही होता है एंड कुछ केसेस में उसको मान सकते हैं कि ओरली भी हो सकता है, लेकिन कुछ जो केसेस होते हैं वो ओरली नहीं हो सकते। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, वहां पे अगर आपसे ओरली किया गया है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपसे फॉर एग्जाम्पल ओरली आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा कि वो आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि इसके लिए सर्टेन केसेस इसी के लिए बनाया गया है
दैट इज इंश्योरेंस को मस्ट है कि रिटर्न में लिख के दिया है। ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप लिख के ही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बना सकते हो। एंड जो फोर्थ पॉइंट है आपका, दैट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे गए हो और आपने बोल दिया कि भाई मुझे तू ऑयल दे दे। आपने उसे मेंशन नहीं किया कि आपको कौन सा ऑयल चाहिए, और उसने क्या किया कि कोई सा भी ऑयल उठा के दे दिया, और आप घर गए तो आपको मम्मी ने चप्पल से मारा कि ये क्या उठा के ले आए, मैंने तो बोला था कि खाने का ऑयल लेके आओ, और आप लेके गए थे मसाज का ऑयल, और आपने शॉपकीपर को तो बताया नहीं। तो आप शॉपकीपर को जाके बोलते हो कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपका और उस शॉपकीपर का नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? रीजन इज दैट कि वहां पे आप स्पेसिफिक चीजों को मेंशन नहीं किया, आपने सही तरीके से उसे इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि किस चीज के लिए आपको चाहिए। तो ऐसे ही उसको मीनिंग होना, मीनिंग देना बहुत जरूरी हो जाता है उसको, जो भी आप अग्रीमेंट करते हो। ऐसे ही आपका पांचवा है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन अग्रीमेंट। देखो मैंने बोला कि तुम मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें कान्हा जी बांसुरी बजाते हुए दिखाऊंगी। तो आपने बोला अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, चलो मैं मैम को दे देता हूँ। तो वो हम दोनों के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया देख ये जो जमीन है ना वो आसमान में उड़ेगी और बादल जो है वो जमीन हो जाएगी। तो ये जो अग्रीमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है हम दोनों के बीच में, वो वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा।